हेलो एवरीवन, स्टडी टूर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटना सार करंट अर्थवास की पार्ट 7 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है चर्चित स्थल। चर्चित स्थल में हमें पढ़ना है चीन के लुफेंग को। लुफेंग में अब तक के सबसे विशालकाय डायनासोर के कंकाल के अवशेष मिले हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि ये दुर्लभ कंकाल लगभग 1.8 करोड़ साल पुराने हैं। यह जीवाश्म एक प्रकार का विशाल लुफेंगोसॉरस था जो प्रारंभिक जुरासिक काल का डायनासोर था। नेक्स्ट है वियान गांव। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का वियान गांव देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 टीके की खुराक दी जा चुकी है। इस गांव में कुल वयस्कों की संख्या 362 है। तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर का वियान गांव देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां पर सभी 18+ जो भी वयस्क हैं उनका 100% वैक्सीनेशन हो चुका है कोविड-19 के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 जून 2021 को इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पे फेगा लिखा है, यहाँ पर होगा मेगा। इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसके द्वारा किया गया? तो आपका उत्तर होगा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सिस्सू। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के सिस्सू में देश के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण का प्रस्ताव है जो दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान होगा। तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश में बन रहा है दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 10,000 फीट होगी। यह प्रस्तावित है यानी बनना बाकी है। कहाँ पर बन रहा है? हिमाचल प्रदेश के सिस्सू में। क्लियर। नेक्स्ट है कोचीन। केरल के कोचीन स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जून 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के डायरेक्टर जनरल का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। तो क्वेश्चन आएगा रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है? तो आपका उत्तर होगा कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। क्लियर। अब बात करते हैं नॉर्वे की। तो मार्च 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की पहली शिप टनल, ठीक है, जहाज के लिए सुरंग नॉर्वे में बनाई जाएगी। ठीक है, जिसकी लंबाई रहेगी 1700 मीटर। कहाँ पर बनाई जाएगी? नॉर्वे में। इस सुरंग का प्रयोग किया जाएगा शिप के जहाज़ों के आवागमन के लिए। नेक्स्ट है आपका विट्सन रीफ। अप्रैल 2021 में यूरोपियन संघ के अनुसार विट्सन रीफ में बड़े चीनी जहाज़ों की उपस्थिति क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। इससे दक्षिण चीन सागर में तनाव की स्थिति होगी। यानी अगर पूछा जाए विट्सन रीफ किन दो देशों के बीच में विवादित है, तो विवादित है फिलीपींस और चीन के बीच में। ठीक है। साउथ चाइना सी क्षेत्र में विट्सन रीफ पर 220 चीनी जहाज़ों ने लंगर डाला जो कि फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी ये कायदे से फिलीपींस का पार्ट है। चीन विट्सन रीफ को अपना बताता है। वह कहता है कि 9 डैश लाइन के उनकी ओर यह क्षेत्र आता है, इसीलिए उनका है। जबकि 2016 में न्यायाधिकरण ने फिलीपींस के पक्ष में निर्णय सुनाया था और जो समुद्रों का कानून है अनक्लॉज, उसके तहत चीन के 9 डैश लाइन को ही गैरकानूनी घोषित किया था, लेकिन चीन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको याद रखना है विट्सन रीफ किन दो देशों के बीच में विवादित है। तो आपका उत्तर होगा चीन और फिलीपींस के। कहाँ पर पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, एक बार आप इसको एटलस में जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका कयाह। कयाह क्यों चर्चा में है? संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक विशेषज्ञों द्वारा हाल ही में पूर्वी म्यांमार में स्थित कहा राज्य में भुखमरी बीमारी के बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों की चेतावनी दी है। यानी ये कहाँ पर है? म्यांमार में है। ठीक है। पिछले दिनों कयाह में हुई हिंसा के बाद 1 लाख लोगों के विस्थापित होने के बाद UNO ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया। तो बस आपको याद रखना है ये कहाँ पर है? पूर्वी म्यांमार में है। किस कारण चर्चा में आया? यहाँ पर हिंसा हुई थी जिसके बाद कई लोगों की भूखमरी और बीमारी के कारण मृत्यु हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है नागालैंड का खोनोम गांव। ये एशिया का पहला ग्रीन विलेज है। आपको ऑलरेडी याद होगा, काफ़ी पुराना करंट अफेयर है ये। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चारों ओर से घिरा गांव खोनोम एशिया का पहला ग्रीन विलेज घोषित हुआ है। तो आपको इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? नागालैंड में है। ठीक है।
अब बात करते हैं मांडू की। तो मध्य प्रदेश के मांडू में निर्मित डायनो एडवेंचर पार्क व फॉसिल्स म्यूजियम का उद्घाटन मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने 13 फरवरी 2021 को किया। डायनासोर एडवेंचर पार्क देश का पहला आधुनिक फॉसिल्स पार्क है। तो अगर पूछा जाए देश के पहले आधुनिक फॉसिल पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई, तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो आपका उत्तर होगा मांडू। क्लियर। इस पार्क में डायनासोर के जीवन से जुड़ी जानकारी के साथ ही पार्क में डायनासोर के रखे 24 अंडे तथा फॉसिल्स के साथ एक बड़ा पत्थर रखा जिसे बाजना पत्थर कहा जाता है और यही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट चर्चा में रहा उत्तराखंड का देहरादून। 5 फरवरी 2021 में केंद्र सरकार और उत्तराखंड के बीच संपन्न समझौते के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के झाझरा क्षेत्र में एक विज्ञान शहर साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिनका उत्तराखंड का एग्ज़ाम होगा उनको ये ध्यान रखना है। एक बात और, हो सकता है आपको बारिश की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही हो। एक्चुअली लखनऊ में बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम बारिश हो रही है, काफ़ी शोर हो रहा है, तो हो सकता है वो भी रिकॉर्ड हो जाए। हालांकि मेरे द्वारा माइक का प्रयोग किया जा रहा है ताकि जो अन्य डिस्टर्बेंस है वो रिकॉर्ड ना हो, और अगर रिकॉर्ड हो रहे हो तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो आप बस उसको सुनिए। नेक्स्ट है आपका हरिपुरा। तो 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के अवसर पर गुजरात के हरिपुरा से ई ग्राम विश्व ग्राम परियोजना की शुरुआत की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, ठीक है। और ई ग्राम विश्वग्राम परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस पहल ने गुजरात के आईटी बुनियादी ढांचे में क्रांति ला दी है, जिससे राज्य के सुदूरवर्ती भागों के गरीब लोगों को टेक्नोलॉजी का लाभ हुआ है। आप याद रखेंगे हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की भिंड की, ठीक है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में एक अनूठे संग्रहालय की स्थापना का निर्णय लिया है। इस संग्रहालय की स्थापना का उद्देश्य डाकुओं के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए गए बलिदानों को प्रदर्शित करना है, ठीक है। संग्रहालय में दुर्दांत डाकुओं संबंधित वस्तुओं की प्रदर्शनी की जाएगी। तो आप याद रखेंगे कहाँ पर इस तरह का अनूठा संग्रहालय की स्थापना की जा रही है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में। नेक्स्ट है आपका तिरुवनंतपुरम। केरल के तिरुवनंतपुरम में कोट्टूर के निकट स्थित हाथी पुनर्वास केंद्र में हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये शायद पूछा भी गया था रिसेंट में किसी एग्जाम में, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर? याद रखना है आपको, हाथी पुनर्वास केंद्र में। क्लियर। अब बात करते हैं चर्चित व्यक्तियों की। तो पहले चर्चित व्यक्ति हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ। मॉरिशस के 4 बार प्रधानमंत्री, 2 बार राष्ट्रपति रहे अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की अवस्था में 3 जून 2021 को निधन हो गया। आप याद रखेंगे इन्हें 1980 के मॉरिशस आर्थिक सुधारों का जनक भी माना जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मॉरिशस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं प्रोफेसर शैलेश गोविंद गढ़पुरे। मैकेनिकल और औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर शैलेश को विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के कारण जून 2021 में एनर्जी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। किसके लिए सम्मानित किया गया है? विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए। किन्हें? प्रोफेसर शैलेश जी को। क्लियर। नेक्स्ट है उपासना कामनेनी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना है, ठीक है। WWF इंडिया के अस्पतालों वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो अस्पताल की डायरेक्टर निदेशक उपासना कामनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ के एम्बेसडर के रूप में जून 2021 में शामिल किया गया। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इन्हें शामिल किया गया है फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, ठीक है। ये कौन है? ये है अपोलो अस्पताल की निर्देशक डायरेक्टर, ठीक है। फ्रंटलाइन फॉरेस्ट कर्मचारी प्रायः स्थानीय समुदाय के सदस्य होते हैं तथा समुदायों संरक्षण के बीच एक इंटरफेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, उपासना कामनेनी। ये 100% किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को 7 मई 2021 को वर्ष 2021 के आयरलाइन पैच ग्लोबल
विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इस पुरस्कार को पाने वाली जो गीता मित्तल है ये पहली भारतीय न्यायाधीश है, न केवल महिला में बल्कि पुरुषों में भी। तो आपको याद रखना है, शी इज द फर्स्ट एवर जस्टिस जो कि चुनी गई है किस लिए, एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड के लिए। तो इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। अब बात करते हैं सुमिता मित्रा, भारतीय मूल की अमेरिकी रसायन शास्त्री सुमिता मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये इंडियन ओरिजिन की है। ठीक है, सुमिता मित्रा, इन्हें सम्मानित किया गया है यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं गोसियामे सिथौले, ये क्यों चर्चा में रहे। दक्षिण अफ्रीका की 37 वर्षीय गोसियामे सिथौले ने 7 जून 2021 को एक साथ 10 बच्चों को जन्म देकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो आपको याद रखना है ये कहाँ की है, साउथ अफ्रीका की है। नाम क्या है, गोसियामे सिथौले। 10 बच्चों को जन्म देकर उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछला रिकॉर्ड किसके नाम था, तो पिछला रिकॉर्ड था 25 वर्ष की महिला जिनका नाम था हलीमा सिसे। ठीक है, इन्होंने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया था। अब हलीमा का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है गोसियामे ने। इन्होंने 10 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है, जिसमें 7 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। नेक्स्ट है आपका वी कल्याणम, महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव वी कल्याणम का मई 2021 को निधन हो गया। वह 1943 से 1948 तक, यानी जब तक गांधी जी की हत्या नहीं हुई तब तक गांधी जी के निजी सचिव थे। ठीक है, तो हो सकता है इनके बारे में पूछ लिया जाए, तो इनको आप याद रखेंगे। बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता कल्याणम गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रों, एक चेक जिस पर गांधी जी के हस्ताक्षर है और उनसे जुड़े अन्य साहित्य को संरक्षित कर रहे थे। बात करते हैं आप संजय दत्त की। तो बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को हाल ही में यूएई सरकार द्वारा गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया गया है। तो बस इतना ही याद रखेंगे आप, गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया गया है। बाकी क्या क्या इसके प्रावधान है, क्या क्या लाभ हैं, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये होता है कि 5 से 10 वर्षों के लिए इन्हें वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, यही इनका गोल्डन वीज़ा है। ठीक है, इन्हें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट जाके यूएई घूम सकते हैं। और ये जो वीज़ा होता है गोल्डन वीज़ा, ये अपने आप रिन्यू हो जाता है, इसको रिन्यू नहीं कराना पड़ता है। ठीक है, और ये ऐसा सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कलाकार हैं। नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको 100% आपको याद रखना है। अनुराग ठाकुर, 10 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बने हैं। तो यही लाइन इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी सिख में कैप्टन का पद ग्रहण किया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्रियंका मोहिते, पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते ने 16 अप्रैल 2021 को विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतेह पा ली है। तो आपको याद रखना है किसने फतेह पाई है, प्रियंका मोहिते ने। किस पर, माउंट अन्नपूर्णा पर। ठीक है, माउंट अन्नपूर्णा आप जानते हैं कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है नेपाल में। ठीक है, 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों में यह शामिल है। इसे चढ़ाई करने के लिए माउंट अन्नपूर्णा को जो पहाड़ हैं उनमें से सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है चढ़ाई करने के मामले में। याद रहेगा, साथ में इसकी अवस्थिति आप याद रखेंगे, नेपाल में स्थित है। किसने इसको फतेह किया है, तो नाम है इनका प्रियंका मोहिते। और यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली यह पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। अगला है नरेंद्र कोहली, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार हैं ये, जिनका हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो याद रखना है किस क्षेत्र से जुड़े हैं, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं। महाभारत की कथा को अपने उपन्यास महासमर के 8 खंडों में इन्होंने समाहित किया है। इसी प्रकार संपूर्ण राम कथा को उन्होंने 4 खंडों में 1800 पृष्ठों के बृहद उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया। राम कथा पर लिखे गए साहित्य के चलते इन्हें आधुनिक तुलसीदास भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है आधुनिक तुलसीदास किसे कहा जाता है, नरेंद्र कोहली को। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया। किस क्षेत्र से जुड़े थे, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े थे, याद रहेगा। ठीक है, 2017 में ही डॉक्टर नरेंद्र कोहली को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है श्याम सुंदर ज्ञानी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। जून 2021 में राजस्थान के एक जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
उन्हें यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पारिवारिक वानिकी में उनके योगदान के लिए दिया गया है। तो ये पूछा जाएगा, इसको बोलते हैं फैमिलिया फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये अवधारणा एक अप्रोच है जिनके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। किसको? श्याम सुंदर ज्ञानी को। किस अवार्ड से? याद रखेंगे, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD ने राजस्थान के पारिवारिक वानिकी की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्याम सुंदर ज्ञानी एक अनूठी अवधारणा जो कि एक परिवार को जोड़ती है एक पेड़ से, ठीक है। यानी जो पेड़ होता है वह परिवार का सदस्य बन जाता है, फैमिली बन जाता है, ठीक है। इसी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। श्याम सुंदर ज्ञानी को राजस्थान के ये कार्यकर्ता हैं और इन्हें सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से। नेक्स्ट है शंख घोष। बांग्ला कवि एवं साहित्यकार शंख घोष का निधन 21 अप्रैल 2021 को 89 वर्ष की उम्र में कोलकाता में हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले रचनाकार शंख घोष आदिम लता, गुलमोमय व मूर्ख 12 समझे नए आदि रचनाओं के विशेष पहचान बनाई है। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना ये भी क्या है, साहित्यकार हैं शंख घोष, अगर पूछा जाए बांग्ला कवि हैं। और इन्हें सम्मानित किया गया कई सारे अवार्ड से, ठीक है। 1977 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, 1998 में सरस्वती सम्मान से और 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो इनकी रचनाएं आप याद नहीं रखेंगे और पढ़ने में भी नहीं आ रही हैं, बहुत अजीब है, ठीक है। ये बांग्ला भाषा होगी शायद, इसलिए समझ में नहीं आ रही है। तो आपको बस ये याद रखना है कि साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे शंख घोष जी, ठीक है। इन्हें सम्मानित किया गया था 2011 में पद्म भूषण से। नेक्स्ट है शशिकला। तो बीते वर्षों की प्रसिद्ध अभिनेत्री शशिकला का 4 अप्रैल 2021 को 88 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। बॉलीवुड की 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने अदाकारा की भूमिका निभाई है। तो इतना ही सफिशिएंट है इनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये आप नोट कर सकते हैं, इन्हें 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसको? शशिकला जी को। नेक्स्ट है पंडित राजन मिश्रा। बनारस घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस घराने से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा बनारस घराने से। इन्हें राजन मिश्रा जी को 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगर प्रश्न आ जाए पंडित राजायन मिश्रा किस क्षेत्र से, किस विधा से जुड़े थे, तो आपका उत्तर होगा गायन विधा से, ठीक है। शास्त्रीय गायक थे ये। नेक्स्ट है प्रिंस फिलिप। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की उम्र में 9 अप्रैल 2021 को विंडसर कैसल, जो कि ब्रिटेन के शाही परिवार संबंधित आवास है, इसमें निधन हो गया। मूलतः ग्रीस व डेनमार्क के शाही खानदानों से संबंधित रहे प्रिंस फिलिप का विवाह तत्कालीन युवरानी एलिजाबेथ के साथ 20 नवंबर 1947 को हुआ था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं बुद्धदेव दास गुप्ता की। प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो आपको याद रखना ये बंगाली फिल्म निर्देशक थे, ठीक है, बुद्धदेव गुप्ता। आगे बात करते हैं सांग इंग हिंग। हांगकांग की 44 वर्षीय महिला सांग इंग हिंग ने एवरेस्ट शिखर पर सबसे तेज चढ़ाई चढ़ने का रिकॉर्ड 2000 मई 21 में बनाया है। तो आप इसको याद रखेंगे, हो सकता है पूछ ले जाए कहाँ की है, हांगकांग की है। नाम क्या है? सांग इन हिंग, ठीक है। सबसे तेज़ी से इन्होंने एवरेस्ट शिखर को फतेह किया है। कितना टाइम लिया? तो आप नोट करेंगे 25 घंटे 50 मिनट, ठीक है। केवल 25 घंटे और 50 मिनट में इन्होंने एवरेस्ट को फतेह कर लिया। पिछला रिकॉर्ड किसके नाम था? तो जो पिछला रिकॉर्ड था वह था नेपाल की फुंजो झांगमू लामा के नाम, जिन्होंने 39 घंटे 6 मिनट में एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई को पूरा किया था। नया रिकॉर्ड किसके नाम है? हांगकांग की सांग इन हिंग के नाम, जिन्होंने एवरेस्ट शिखर को 25 घंटे 50 मिनट में चढ़कर पूरा कर लिया। क्लियर। अब बात करते हैं अंजलि भारद्वाज की। इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारतीय समाज सेविका अंजलि भारद्वाज को पारदर्शिता व जवाबदेही के मुद्दे पर काम करती हैं। इनको फरवरी 2021 में अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको याद रखना है, दुनिया भर के 12 करेजियस लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें भारत की समाज सेविका जो कि मुख्य रूप से काम करती हैं ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है,
ये जो गूढ़ बातें हैं उनको उजागर करती हैं, ठीक है। कई बार ये सरकार के खिलाफ भी पत्रकारिता करती हैं लोगों की भलाई के लिए, तो इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। इन्हें करेजियस अवार्ड सम्मानित किया गया जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार, ठीक है। इनका एक संस्था भी है जो काम करता है कहाँ पर, दिल्ली में, जिसका नाम है सतर्क नागरिक संगठन। क्लियर, ये उसकी संस्थापक है अंजलि भारद्वाज, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है नरेंद्र चंचल। भजन गायकी से करियर प्रारंभ कर पार्श्व गायन में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले गायक नरेंद्र चंचल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। तो आपको याद रखना, इन्होंने काफ़ी फेमस सॉन्ग्स गाए हैं जो आप अभी भी सुनते रहते होंगे, ठीक है। कौन कौन से फेमस सॉन्ग हैं इनके द्वारा गाए हुए, जैसे तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, और नेक्स्ट है आपका चलो बुलावा आया है। तो ये सब इन्हीं के द्वारा गाए गए हैं, नरेंद्र चंचल जी के द्वारा, और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। तो आपको याद रखना है ये किससे जुड़े थे, भजन गायकी से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भावना कंठ के बारे में। 26 जनवरी 2021 को 28 वर्षीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। भावना कंठ ने भारतीय वायुसेना को 2016 में ज्वाइन किया था। तो आपको याद रखना है गणतंत्र दिवस में परेड में हिस्सा लेने वाली ये पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। उसके बाद बात करते हैं आयशा अजीज़ की। 25 वर्षीय कश्मीरी महिला आयशा अजीज़ फरवरी 2021 में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं, जिन्होंने वर्ष 2011 में 15 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में छात्रा पायलट बनने का लाइसेंस प्राप्त किया था। तो आप इसे संबंधित पॉइंट्स को याद रखेंगे। आयशा अजीज़ परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी में घटनासार में काफ़ी कम लोगों का उल्लेख है, आपको और लोगों को भी देखना है, जैसे नेत्रा कुमारन, ठीक है। और वर्तमान में भावना चर्चा में है, और भी लोग चर्चा में हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो सुबह करंट अफेयर का वीडियो आता है आप उसे रेगुलर देखिए, और 25 जनवरी से आप उसको अभी से फॉलो करना शुरू करिए। रोज़ 2 या 3 वीडियो देखा करिए। आपका सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो घटनासार में कवर नहीं किए हैं वो वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को छोड़ दिया है जो चर्चा में रही। आगे बात करते हैं नवीनतम नियुक्ति की। तो सबसे पहले बात करेंगे शंभुनाथ श्रीवास्तव की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त शंभुनाथ को जून 2021 के आखिर में इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनिफाइड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। इफुना संयुक्त राष्ट्र और इसके विशेष एजेंसियों के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था है, याद रहेगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं करीम खान की। तो ब्रिटिश वकील करीम खान ने 16 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक चीफ प्रोसिक्यूटर के रूप में शपथ ग्रहण की है। उसके बाद बात करेंगे किसकी, के नागराज नायडू। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा जून 2021 में चीफ डे कैबिनेट नामित किया गया है। उन्हें जब सभी देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं, विश्व निकाय के सामान्य करने की नेतृत्व करने के लिए 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। नायडू यूएन में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि हैं। क्लियर। अब बात करते हैं अनूप चंद्र पांडे के बारे में। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 के सेवानिवृत्त अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को 9 जून 2021 को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। चुनाव आयोग में इनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। पांडे की नियुक्ति 12 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए सुनील अरोड़ा के स्थान पर की गई। इसाक हार्जोग। इजराइल में 2 जून 2021 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में इसाक हार्जोग देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो कहाँ के बने हैं नए राष्ट्रपति इसाक हार्जोग? आपका उत्तर होगा इजराइल के। अब बात करते हैं RM सुंदरम की। तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को मई 2021 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शाखा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और अभी तक जितनी नियुक्ति हमने पढ़ी उसमें बस यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, RM सुंदरम, ठीक है, रमन मीनाक्षी सुंदरम, जिन्हें बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च का डायरेक्टर निदेशक। आगे बात करते हैं टी रविशंकर की। तो टी रविशंकर ने 3 मई 2021 को रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर का पद ग्रहण किया है। इस पद पर इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। टी रविशंकर की नियुक्ति BP कानूनगो की सेवानिवृत्ति के बाद हुई, यानी इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो BP कानूनगो का, ठीक है।
अब बात करते हैं सुशील चंद्र की। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने 13 अप्रैल 2021 को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद का कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है। ठीक है, बात करेंगे टीवी नरेंद्रन की। टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ व प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री टीवी नरेंद्रन ने सत्र 2021-22 के लिए देश के उद्योग जगत के सबसे बड़े संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो अगर पूछा जाए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो ये हैं टाटा स्टील के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन। क्लियर। अब बात करते हैं पूनम गुप्ता के बारे में, तो इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की नई महानिदेशक अप्रैल 2021 में पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इन्होंने किसका स्थान लिया है? शेखर शाह का स्थान लिया है। क्लियर। अजय माथुर 15 अप्रैल 2021 को भारत के अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। डायरेक्टर जनरल बन गए हैं किसके? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अजय माथुर। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना। सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं? तो याद रखेंगे 48वें नंबर के। ठीक है, किसकी सेवानिवृत्ति पर इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया? इनके पहले कौन थे न्यायाधीश? तो आपका उत्तर होगा न्यायमूर्ति जस्टिस बोबड़े। क्लियर। फिर उसके बाद बात करते हैं हर्ष चौहान की। हर्ष चौहान इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये हाल ही में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे M.A. गणपति के। तो भारतीय पुलिस सेवा के 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठ अधिकारी M.A. गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? M.A. गणपति। अब बात करें सुबोध कुमार जायसवाल की। तो सुबोध कुमार जायसवाल CBI यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक बन गए हैं। और वहीं जगजीत पावड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। यह वियना स्थित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला है। तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। क्लियर। यानी ये इंडिया से पहली ऐसी महिला है जिन्हें चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए, और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की ये दूसरी महिला है जो इस रूप में अध्यक्ष चुनी गई हैं। आगे बात करते हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने 2 जून 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आपका उत्तर होगा न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। उसके बाद बात करेंगे रणजीत सिंह दिसाले। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए आप। रणजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल जो है वो जून 2021 से लेकर जून 2024 तक होगा। विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में दुनिया भर के शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता के सुधार के लिए शुरू किए गए ग्लोबल कोच नामक कार्यक्रम में रणजीत सिंह दिसाले काम करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए दुनिया भर से 12 सदस्यों का चयन हुआ है, जिसमें हमारे रणजीत सिंह दिसाले भी शामिल हैं। क्लियर। और ग्लोबल टीचर अवार्ड इन्होंने 2020 में जीता था, और ये ग्लोबल टीचर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भी बने थे। तो इसलिए भी इनका नाम आपको याद रखना है, और इन्हें शामिल कर लिया गया है शिक्षा सलाहकार के रूप में वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद को 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, ये 76वें सत्र के अध्यक्ष हैं, यानी 76वें सत्र की इन्होंने अध्यक्षता की UN जनरल असेंबली के। अब बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन की। 18 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, जुलाई 2021 से 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए वैश्विक निकाय में अपनी सेवाएं देंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। रेखा मेनन
आईटी कंपनी एसेंचर की चेयरपर्सन सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर रेखा एम मेनन ने सत्र 2021-22 के लिए नासकॉम की चेयरपर्सन का पदभार ग्रहण किया है। यानी कौन बन गया है नासकॉम का चेयरपर्सन? तो आपका उत्तर होगा रेखा मेनन। अब बात करते हैं ओंकोजो इवेला के बारे में। तो ये कौन बन गई है? ये बन गई है विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो आपका उत्तर होगा रॉबर्टो अजेवेडो का। ठीक है, ओंकोजी इवेला किस देश संबंधित है? तो ये संबंधित है नाइजीरिया से। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं जो वर्तमान में चुनी गई हैं महानिदेशक के रूप में। किसकी? विश्व व्यापार संगठन WTO की। बात करेंगे अजय माथुर की। तो टाटा ऊर्जा शोधन संस्थान के DG अजय माथुर को फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अभी हमने पीछे इसको पढ़ लिया है। बात करते हैं दुष्यंत चौटाला को। तो हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को 24 फरवरी 2021 को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी उप मुख्यमंत्री को क्या चुना गया है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। नाम क्या है? दुष्यंत चौटाला। कहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा के। अब बात करते हैं जयंत खोबरागड़े की। तो भारतीय विदेश सेवा के जयंत एन खोबरागड़े को आसियान के जकार्ता स्थित मुख्यालय में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट दीजिए, नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आप सुनीत शर्मा को जानते हैं, ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। इन्होंने स्थान लिया है VK यादव का। बात करेंगे प्रोणिता गुप्ता के बारे में। तो भारतीय मूल की प्रोणिता गुप्ता को फरवरी 2021 में अमेरिका की घरेलू नीति परिषद में श्रम व कामगारों के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का विशेष सहायक नामित किया गया है। तो आप याद रखेंगे इनका नाम किसके लिए किया गया है? कौन सी परिषद के लिए? श्रम और कामगारों के लिए जो घरेलू नीति परिषद है उसके लिए विशेष सहायक नियुक्त किया गया है प्रणिता गुप्ता को अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में। क्लियर? नेक्स्ट है विजय सांपला। तो विजय सांपला पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने 25 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो किस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। उसके बाद बात करेंगे हिमा कोहली के बारे में। दिल्ली उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायमूर्ति हिमा कोहली को 7 जनवरी 2021 को तेलंगाना उच्च न्यायालय की नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और ये तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली जी। अब बात करेंगे किरण मजूमदार शॉ के बारे में। बायोकॉन की चेयरपर्सन है, आप जानते हैं। इन्हें US इंडिया बिजनेस काउंसिल बोर्ड की नई उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका? USIBC का US इंडिया बिजनेस काउंसिल बोर्ड की नई उपाध्यक्ष बन गई हैं बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ। बात करेंगे संजय कपूर के बारे में। संजय कपूर को 7 फरवरी 2021 को एक ऑनलाइन मतदान के माध्यम से अखिल भारतीय संघ AICF के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, सोमा मंडल, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये सेल की पहली महिला प्रमुख बनी है। बस इतना ही याद रखना है। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली अध्यक्ष बन गई हैं। ठीक है, पहली महिला प्रमुख बन गई हैं। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशन और अभियान। भारत और यूरोपीय संघ नौसेना का पहला युद्धाभ्यास। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल, जिसका नाम है EU NAV4 का पहला युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में किया गया। ठीक है, तो गल्फ ऑफ एडन में किया गया भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना का पहला युद्धाभ्यास। पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। शॉर्ट में है EU। ठीक है, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, यूरोपीय संघ नौसेना बल को इसी नाम से जाना जाता है। तो पहला जो इनका युद्धाभ्यास है वह कहाँ पर किया गया, यही पूछा जाएगा, गल्फ ऑफ अडन में। बस इतना ही जानना है। बात करें वरुण 2021 की, तो ये किन नौसेनाओं के बीच होता है? तो ये होता है भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में। कहाँ पर हुआ? अरब सागर में हुआ। कौन सा संस्करण है? तो याद रखेंगे 19वां संस्करण है। अब बात करते हैं वज्र प्रहार की। तो भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों का यह अभ्यास है जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश के बकलुओ में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में। ठीक है, कौन सा संस्करण है वज्र प्रहार का? तो यह 11वां संस्करण है। किन देशों के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। अब बात करेंगे ऑपरेशन समृद्ध सेतु द्वितीय की। देखिए, जितने भी अभियान ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइजेस पढ़ रहे हैं, उसमें आपको ये नहीं पढ़ना है कि किसकी तरफ से कौन सा युद्धपोत था, ठीक है, कौन सा लड़ाकू विमान था, ये सब आपको याद नहीं रखना है। जो इसमें लिखा हुआ है उसको आप छोड़ दीजिए।
तो ये इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 के कारण देश में बिगड़े हुए हालात के बीच मई 2021 के प्रथम सप्ताह में मेडिकल ऑक्सीजन और देश के लिए विदेशों से अन्य आवश्यक वस्तुओं के तेजी से परिवहन की मदद के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय शुरू किया था। ठीक है, इस ऑपरेशन के एक हिस्से के रूप में 7 भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को विभिन्न देशों के तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे हुए क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए तैनात किया गया। ये डिपोट हैं कोलकाता, कोची, तलवार, तबर, त्रिकंद, जलास और ऐरावत। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है लिक्विड ऑक्सीजन और जो अन्य मेडिकल इक्विपमेंट थे उनके लिए ही शुरू किया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। ठीक है, इससे पूर्व भारतीय नौसेना ने वर्ष 2020 में मालदीव, श्रीलंका, ईरान से कोविड-19 में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया था। और ये जो लिक्विड ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट लाने वाला ये जो समुद्र सेतु अभियान है ये दूसरे नंबर का है, पहला 2020 में शुरू किया गया था। अब बात करते हैं पबजी एंटी टेरर 2021। भारत, पाकिस्तान, चीन और संघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देश इस वर्ष संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास पबजी एंटी टेरर में हिस्सा लेंगे। तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल है? तो सभी जितने भी मेंबर हैं SCO के संघाई सहयोग संगठन के वे सब पबजी एंटी टेरर 2021 में हिस्सा लेंगे। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सभी कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कुल कितने मेंबर हैं SCO में। 18 मार्च 2021 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 36वीं बैठक के दौरान संयुक्त अभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तो यानी ये ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर। अब बात करते हैं युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 की। यह संयुक्त अरब अमीरात UAE की वायुसेना की मेजबानी में आयोजित किया जाने वाला वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास है, याद रखना है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय है। UAE के अल्द्रागा वायुसैनिक अड्डे पर इस वर्ष 3 से लेकर 27 मार्च 2021 को संपन्न इस सैन्याभ्यास में भारत ने भी हिस्सा लिया था। आप याद रखेंगे डेजर्ट फ्लैग को होस्ट कौन करता है? होस्ट करता है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। आगे बात करते हैं युद्धाभ्यास दस्तलिक 2, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास है। ठीक है, जो कहाँ पर होता है, कहाँ पर हुआ था दूसरा वाला? तो ये हुआ था उत्तराखंड के रानीखेत में। ठीक है, जबकि जो पहला सैन्याभ्यास था दस्तलिक का वह कब हुआ था? वह हुआ था नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में, याद रहेगा। दूसरा वाला कहाँ हुआ है? भारत में, भारत के उत्तराखंड के रानीखेत में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में यह होता है। बात करेंगे ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। अमेरिकी नौसेना ने अप्रैल 2021 में लक्षद्वीप के निकट हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया। इस ऑपरेशन में अमेरिकी युद्धपोत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS जॉन पॉल जोस ने भारत की अनुमति के बिना विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश किया था। जब कोविड-19 चरम पर था भारत में, भारत उससे जूझ रहा था, उस समय पे अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन हिंद महासागर में किया था और भारत से इसके लिए अनुमति भी नहीं ली थी, क्योंकि ये भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था। ठीक है, जहाँ पर इसने यह अपना ऑपरेशन किया था। तो एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन था यह अमेरिका का। आगे बात करते हैं ऑपरेशन खंजर। भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच अप्रैल 2021 में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर केंद्रित सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया। तो किन देशों के बीच होता है? ठीक है, ये होता है भारत और किर्गिस्तान के रूप में। ठीक है, किसके विरोध में? आतंकवाद के विरोध में। कहाँ पर किया गया? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में, याद रहेगा। और बात करें जो खंजर सैन्य अभ्यास है, यह इसका 8वां संस्करण है जो 2021 अप्रैल में कंडक्ट किया गया। अब बात करेंगे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस। भारतीय नौसेना ने फ्रांस की नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स तथा यूनाइटेड स्टेट नेवी के जहाज़ों तथा विमानों के साथ 5 से 7 अप्रैल 2021 तक पूर्वी हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास ला पेरोस का आयोजन किया था। कौन कौन से देश शामिल हैं? तो आप फ्रांस शामिल है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की नेवी शामिल है, जापान की नेवी शामिल है और भारत की नेवी शामिल है। किसमें? ला पेरोस में, याद रहेगा। आगे बात करते हैं
शांतिर एग्रो सेना, शांतिर एग्रो सेना ये किसका है? 4 अप्रैल 2021 को बंगबंधु सेना बारू बांग्लादेश में बहुराष्ट्रीय सैन्य शांतिर एग्रो सेना का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इस अभ्यास की थीम थी रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, क्षेत्र में शांति बहाली हेतु कार्य प्रणाली को मजबूत करना और पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक सहयोग को बढ़ाना इस अभ्यास का उद्देश्य था। यानी शांतिर एग्रो सेना ये किसके द्वारा शुरू की गई है? बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शती मनाने और मुक्ति के 50 वर्ष की गौरवशाली अवसर पर यह अभ्यास 4 से 12 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है बांग्लादेश का यह मुख्य रूप से सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत, जितने भी बांग्लादेश के पड़ोसी देश हैं सबने हिस्सा लिया था, भारत ने भी हिस्सा इसमें लिया था। आगे बात करते हैं कॉर्पेट 2021 के बारे में। तो ये किन के बीच में होता है? ये होता है थाईलैंड और भारत की नौसेना के बीच में। ठीक है, ये कौन सा आयोजन था? तो 31वां संस्करण था। ठीक है, इसको कहाँ पर आयोजित किया गया ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन पेंजिया 14। हाल ही में इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंजिया 14 नामक एक अभ्यास का आयोजन किया गया। तो इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? इंटरपोल के द्वारा। इसके तहत एजेंसी ने वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केट प्लेस सहित 1.10 लाख से अधिक वेब लिंक को हटा दिया है जो दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की अवैध बिक्री में शामिल थे। ठीक है, इस ऑपरेशन में भारत ने भी हिस्सा लिया। भारत के साथ 52 अन्य देशों ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया था जिसको होस्ट किया गया था इंटरपोल के द्वारा। नेक्स्ट है पैसेज अभ्यास 2021। भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच में इसका आयोजन होता है। आयोजन कहाँ पर किया गया? अरब सागर में किया गया। ठीक है, याद रखना है भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास का आयोजन किया गया। कहाँ पर? अरब सागर में। आगे बात करते हैं युद्ध अभ्यास की। तो युद्ध अभ्यास का आयोजन आप जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, कौन से नंबर का आयोजन था? तो 16वां संस्करण था इसका। ठीक है, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? भारत में, भारत के राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। इसके साथ आप नोट कर सकते हैं इस अभ्यास में दोनों देशों के 250 सैनिकों ने हिस्सा लिया। दोनों देशों के बीच हुए इस सैन्य अभ्यास के आतंकवाद रोधी ड्रिल को ऑपरेशन जोरावर का नाम दिया गया। जो आतंकवाद रोधी ड्रिल की गई उसको क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन जोरावर। याद रखेंगे। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य में डोगरा सैन्य कमांडर जनरल जोरावर सिंह को लद्दाख विजेता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्द हवा। तो ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, ऑपरेशन गर्म हवा भी चलती है। ये कहाँ पर इसका आयोजन होता है? इसका आयोजन होता है उस क्षेत्र में जो राजस्थान की सीमा जो कि पाकिस्तान से सटती है, तो अवैध घुसपैठ ना हो इसीलिए सर्दियों में एक ऑपरेशन होता है, एक ऑपरेशन गर्मियों में होता है जब अच्छी चिलचिलाती गर्मी पड़ती है। ठीक है, उस समय होता है। और जब अच्छी ठंड पड़ती है तो उस समय पे भी क्या होता है? घुसपैठ के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक जो सीमा सुरक्षा बल है वह क्या करता है? ऑपरेशन कंडक्ट करता है, ऑपरेशन सर्द हवा। याद रखना है राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जहां पर भारत और पाकिस्तान की सीमा टच करती है, उस बॉर्डर पर। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21। जोधपुर राजस्थान में 20 से 24 जनवरी 2021 तक भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया गया। ठीक है, कौन कौन है इसमें शामिल डेजर्ट नाइट में? तो आपको याद रखना है फ्रांसीसी वायुसेना और भारतीय वायुसेना। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान के जोधपुर में। याद रहेगा। आगे बात करते हैं सैन्य अभ्यास कवच। भारत की एकमात्र संयुक्त सेना कमांड अंडमान और निकोबार ने जनवरी 2021 में अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया। यानी जितनी भी भारत की सेना की विंग है वो सब इसमें शामिल थी। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल, ये सब शामिल थे। ठीक है, सैन्य अभ्यास कवच में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है भारत की एकमात्र संयुक्त सेना कमान अंडमान और निकोबार कमान के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर? अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में। अब बात करते हैं सी विजिल 21 की। तो भारतीय नौसेना द्वारा 12 से 13 जनवरी 2021 को द्विवार्षिक तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2021
कूट नाम से किया गया। इसका आयोजन 7,516 किलोमीटर भारतीय तट रेखा और विशेष आर्थिक जोन यानी EEZ का क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय नौसेना के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है जो भारत की तट रेखा है उसकी देखरेख करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सांस अभियान। इसको लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है ये पूछ लिया जाए। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभु चौधरी ने 5 फरवरी 2021 को सांस अभियान की शुरुआत की, जिसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, यानी निमोनिया से संबंधित है यह अभियान। इस अभियान का उद्देश्य निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो ये सेशन आज यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। ठीक है, कल योजना परियोजना पढ़ लेंगे और ऑलमोस्ट ये किताब ख़त्म होने वाली है। तो ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।